जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो यूपीएससी की अपनी इकोनॉमी की कोर्स अन अकेडमी पे चल रही है। उसके अंदर जो विद्यार्थियों द्वारा मुझे प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी ये मैं एफएक्यू सॉल्यूशन फाइल बना रहा हूँ। लास्ट वीक मेरे ख्याल से 10 तारीख सुबह 9 बजे से लेके एक हफ्ता मतलब 17 तारीख मंडे 9 AM तक में जो प्रश्न आए थे उसको हम देख रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसका मैंने टेक्स्ट में जवाब बना दिया होता है, कुछ जिनका वीडियो से जवाब देना है तो वो अभी मैं कर रहा हूँ। पहला प्रश्न भाई दिव्यांशु, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के अंदर सरकार कूपन रेट रिड्यूस कर सकती है। वो ऐसी बात है, मान लीजिए महंगाई कम हो जाए, राइट, तो उसमें सपोज ऐसा बोला हो कि वॉट एवर इज द इन्फ्लेशन सीपीआई प्लस हम 1.5% आपको एक्स्ट्रा देंगे। तो अगर 6% चल रहा है महंगाई दर, तो गवर्नमेंट ने कितना पे करना पड़े? 7.5। लेकिन बाद में सपोज महंगाई कम होके 4 हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट ने कितना पे करना पड़े? कितना आएगा इधर? 5.5। तो इस तरह से सरकार का जो ब्याज का बोझ है, खुद ने जो लोन लिया है, वो थोड़ा कम हो सकता है, ऐसा वो पूछना चाहता है। आपको लिटिल डिबेटेबल, वो ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उसको लिखते एमसीक्यू को तो अच्छा रहता। बट एनीवेज हाउ दे हैव गॉन अबाउट इट। फिर दिव्यांशु का दूसरा प्रश्न, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या याद रखने? भाई हैंडआउट में पीवाईक्यू दिए हैं, उसको आप ऑब्जर्व करो, आपको क्या लगता है? जैसे वो एआईआईबी के बारे में पूछा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा, कब स्थापना हुई थी, कितने मेंबर हैं, यूरोप के देश उसके मेंबर है कि नहीं, या जो भी। उसी तरह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फॉर एग्जांपल वो कुछ G20 या G7 के बारे में पूछा था, आउट ऑफ दिस गिवन हाउ मेनी आर द मेंबर्स। सो यस, यू हैव टू प्रिपेयर दैट। खासकर यूपीएससी आईएएस में तो करना ही है, बियॉन्ड दैट नॉन आईएएस एग्जाम में तो ऐसा जनरल नॉलेज ज़्यादा करना है। सो यस, यू शुड प्रिपेयर। फिर विघ्नेश का प्रश्न कि 40% ग्लोबल रिजर्व कोलैप्स हो गया तो क्या अभी वो इतना रख रही है? अभी कुछ ऐसा नियम है कि मान लीजिए 150, 250, 400 करोड़ या कुछ वो रखते हैं अमाउंट। पर क्या 40% प्रपोर्शनेटली रखते थे? ऐसा कोई नियम नहीं है। ऑफकोर्स दे विल कीप सम गोल्ड, बट देयर इज नो रूल कि जितना करेंसी नोट प्रोड्यूस किया उसके मुकाबले 40% गोल्ड रखना है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या दूसरे एसेट भी रख सकते हैं। सत्यम का प्रश्न, सी सेट में कमज़ोर हूँ, अब क्या करूँ? ये अन अकेडमी का एक अनस्टॉपेबल चैनल है, उसमें जाके आप सर्च करो मृणाल एंड मधुकर। ऐसा आप सर्च करोगे तो मैंने और मधुकर सर ने बीच में एक वीडियो बनाया था कि जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर कौन से वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन से कम फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और फिर उसकी एक पीडीएफ फाइल भी है जो आप उस वीडियो के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको आप देखो। उसके अलावा अनअकैडमी पे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसको आप करो, लाइव क्लासेस अटेंड करो। क्योंकि गणित में ऐसा होता है कि आप खुद से वीडियो देखेंगे तो 2x 3x स्पीड पे मैं देख लेता हूँ, या फिर कि 5 5 मिनट जंप मार के स्किप करके देखता हूँ, तो फिर आपकी डिसिप्लिन आएगी नहीं, क्योंकि आप खुद से गिन नहीं रहे, आप बस सुन रहे हैं। लाइव क्लास में बैठो, गिनो जैसे सर गिनवा रहे हैं, देन यू विल गेट द ग्रिप, तो वो तो आप उसी तरह कर पाएंगे। दूसरा, पास्ट ईयर सेक्शनल फुल लेंथ, अब उनको रिवाइज करूँ, टेस्ट सीरीज की मॉक। सबसे पहले तो आप पीवाईक्यू ऑब्जर्व करो। अगर आपने लास्ट ईयर भी दिया था तो पहले तो खुद का सेल्फ एनालिसिस करो, 1 से लेके 100 क्वेश्चन की एक्सेल बनाओ कि मेरा कौन सा क्वेश्चन सही या गलत हुआ था, मेरे मटेरियल में था कि नहीं, और था तो मैंने क्या उसमें गड़बड़ की, क्यों मैं उसको सही नहीं कर पाया। दैट एनालिसिस शुड कम फर्स्ट। उसके बाद आप जो भी कर रहे हैं रिवीजन करो, रिवीजन के बाद सेक्शनल, और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट के बारे में सोचा जा सकता है। तीसरा कि मैं सीडीएस में फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, देखिए उसके अंदर आप पाएंगे उसमें भी सेम है भाई, जैसा देश वैसा बेस। कि सीडीएस में शायद ऐसा होता है कि साइंस की वो 11 12 टाइप थियरी ज़्यादा पूछते हैं, पर्सन ही न्यूज़ टाइप का पूछते हैं, अवार्ड्स वगैरह। फिर ज्योग्राफी के अंदर वो सब सॉइल इरोजन, लैंडफॉर्म टाइप की चीज़, मैप टाइप की चीज़ पूछते हैं। जहाँ तक इकोनॉमी है तो उसके अंदर ज़्यादातर योजनाओं के बारे में एबीसीडी पूछ लिया, या कुछ बार माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पूछते हैं। एक दो बार तो काफ़ी अतरंगी भी कुछ पूछ लिया था, परीटो ऑप्टिमल वगैरह। सो डिपेंडिंग ऑन सच थिंग्स यू प्रिपेयर देम, जो भी आपने यहाँ नहीं किया लेकिन वो करने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी सीडीएस के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि जो मैथ्स आता है आजकल उसकी डेप्थ और डिफ़िकल्टी थोड़ी बढ़ने लगी है। पहले ये होता था कि A+B+C/3 करके जवाब आ जाए एवरेज का। आजकल कुछ ऐसा है, हवा में ही पूछ रहे हैं कि वो कंसेप्ट के हिसाब से 2 3 बार गिनो तब जाके कुछ सीन बने। तो मैथ्स और बाकी भी उसमें जो चीज़ें आती है उसको आप कैजुअली ना लें, दैट इज़ माई एडवाइस। ऑल द बेस्ट टू यू। फिर मानसी, क्या 12 महीने का करना चाहिए या मोर देन 12 मंथ? आइडियली तो आपने लास्ट 2 ईयर्स का करना चाहिए। तो मतलब अगर आप टारगेट करें 2024 को, तो ये जनवरी
2022 ऑनवर्ड्स आपने देखना चाहिए। अब आप कहेंगे नहीं वो तो 2016 में मान लीजिए कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है तो वो भी पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। पर जब आप 2 साल पुराने तक का कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उस टॉपिक का जिक्र हुआ ही होगा। उसी तरह सपोज आर्टिकल 370 या कश्मीर का कुछ हटा दिया, वो भी कुछ साल पहले हुआ था, बट इफ यू लुकिंग एट 2 इयर्स तो कहीं ना कहीं आ जाए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो जब भी आया हो, आपके पुरानी चीज़ है पर पिछले 2 साल में एक आध दो बार कहीं तो दिखा होगा, तो उस हिसाब से आपकी बहुत और भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उससे पुराना वाला भी पूछते हैं, बट लास्ट 2 इयर्स का आप देखो तो वो पुरानी वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं रिपीट होके कवर हो जाती। हैविंग सेड दैट, खुद से अभी बहुत उसका दमखम नहीं लगाना है। आप समझो व्हाट यू शुड डू इज़, करंट अफेयर सेंट्रिक सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे इकोनॉमी में पूछा, पॉलिटी में पूछा, आईआर में पूछा, साइंस में पूछा। बाकी भी सब्जेक्ट के हिस्ट्री के भी आते हैं पर वो कम ही आते हैं। तो इनके अंदर आप अगर अच्छे जो भी अपने अनअकैडमी के टीचर्स हैं उनके क्लासेस बढ़ रहे हैं तो आप समझो मेजोरिटी ऑफ दिस थिंग्स आर कवर्ड। कि आप मेरा इकोनॉमी का कोर्स कर रहे हैं तो ये पिछले 2 साल का तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड इनसाइड इट, अपना ये जो अभी कोर्स चल रहा है। तो आप समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक 90% तो हमारा हो गया, करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 2 इयर्स एंड बिफोर दैट ऑल्सो। फिर जो बचता है 10% कि मान लीजिए मैंने कोर्स ख़त्म किया और उसके बाद जो नया आ रहा है, तो उतना आपको करना पड़े। दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो मंथली मैगजीन दे लो, वरना अगले साल मेरी फ्री सीरीज आएगी Win24, उसको देख लो। सिमिलरली बाकी भी जो बड़े टीचर हैं वो अपना ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि फुल लेंथ कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद या तो स्पेशल क्लास की फ्री सीरीज या मंथली मैगजीन में आप उसको अपडेट करें। तो खुद से अब पहले मतलब ये मेरी प्रायोरिटी रखनी है ऐसा नहीं, पहली प्रायोरिटी है सब्जेक्ट खत्म करो, अपने आप बहुत सारा तो कवर हो जाएगा। फिर थोड़ा ही के ऊपर मसाला या बटर लगाना है, बाकी मेन पाव भाजी तो आपके ये जो कोर्सेज हैं वही है। सो दैट यू डू। लोस लिग्नो सेल्यूलोस क्या होता है वो सब एनवायरनमेंट साइंस में आप पढ़ना। तो उसकी मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो वो धुआं ज़्यादा करेगा, धुआं ज़्यादा करेगा तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। अगर उसकी मात्रा उस पौधे के अंदर वो लिग्नो सेल्यूलोस नाम की वो कंटेंट या द्रव्य या जो है उसकी कम होगी तो कम धुआं पैदा करेगा, तो दिल्ली में प्रदूषण कम होगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। फॉर एग्जाम्पल वो पोटैटो वगैरह जो भी पौधे होते हैं। इब्राहिम, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी, देखिए इसके अंदर ऐसा है, एक तो रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के लिए वो ऑथोराइज्ड एडवांस स्कीम है, ऐसा कुछ। ईपीसीजी टेक्निकली वो बोलता क्या है कि बाकी कोई भी स्कीम में अगर आपको टैक्स की माफ़ी नहीं मिल रही है और फिर भी आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, देन यू कम एंड टेक इट फ्रॉम अस। तो जैसे वो मंडी टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है वगैरह। ये भी हो सकता है कुछ ऐसे रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स हो कि कोई माइक्रो प्रोसेसर चिप मंगवाता हो कार में असेंबल करने के लिए और वो कार उसने अफ्रीका एक्सपोर्ट करनी है, तो शायद ऑथोराइज ये रॉ मटेरियल वाली पॉलिसी में ऐसा बोले नहीं ये रॉ मटेरियल नहीं है तो इंटरमीडिएट गुड्स है, बट इन दैट केस इट में अपन की ईपीसीजी वाला उसको माफ़ कर देगा। तो इंटरनली वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरी अपने काम की नहीं, अपने को दो दो लाइन में याद रख के आगे बढ़ना है। सार्थक दीनदयाल अथॉरिटी ऑटोनॉमस बॉडी है तो क्या, अब ऑटोनॉमस बॉडी है तो प्रॉबेबली वो आप देख लेना वो संगीत नाटक कला अकेडमी या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसके हिसाब से बनी है, यू हैव टू सी। और ये तो वैसे एक ही चीज़ हुई ना, तो ये इतनी फेमस है कि नहीं, हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो नहीं है, इतना तो हम बोल ही सकते हैं। अब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़े, हो भी सकता है, या फिर कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कहीं पर उसने रजिस्टर करके बनाया हो, या अलग से उसका कंपनी एक में रजिस्टर है, किस तरह से वो देखना पड़े। बट आई वुड नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट, क्योंकि ये इतनी फेमस चीज़ है नहीं कि इसके लिए हमको अलग से वो ढूंढने बैठना पड़ेगी क्या है। सौम्या, ऑफशोर बॉन्ड क्या है? सिंपल भाई, ऑफशोर मतलब भारत के बाहर, बॉन्ड मतलब लोन में लेना। तो बात ऐसी होगी कि एसबीआई जो कि इंडिया में है, उसने मान लीजिए लंदन के अंदर बॉन्ड्स इशू करवाए हों कि भाई हमको पैसा दो प्रिंसिपल और हम आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करेंगे, तो इसको आप क्या कहोगे? ऑफशोर बॉन्ड्स। शिवानी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम रिवीजन वगैरह। देखिए अभी तो अपने जो प्रायोरिटी एरिया चल रहे हैं क्या, ये अपना इकोनॉमी का कोर्स खत्म हो जाए, पैरेलली पुरानी बैच के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए Win23 सीरीज़ इकोनॉमी अपडेट्स, बजट इकोनॉमिक सर्वे और 1 साल का अपडेट वो हो जाए। पैरेलली मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन का काम चलता है। तो जितने दिन बाकी, कितने 39 डेज आर लेफ्ट, उसके अंदर ये सब चीज़ को न्याय दे पाए तो वही सबसे बेस्ट चीज़ होगी। अभी मुझे कुछ और ये करना हो तो फिर लोगों को भी उम्मीद होती है कि आपका वैसा ही हाई क्वालिटी सब होना चाहिए जैसा कि आपका बाकी का माल है।
लेकिन वो उतनी जल्दी हो नहीं सकता अमिड्स्ट ऑल दिस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दूसरा, ये सब चीज़ें बैंडेड है कि अभी एग्ज़ाम करीब आ रहा है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं कुछ सीरीज़ चालू करूँ, पर आप समझिए यूपीएससी ऐसे ट्रेंड के हिसाब से चलती नहीं कि आप प्रिडिक्ट करें और वो कुछ पूछ ले। मान ली लास्ट 1 ईयर के अंदर से 17 क्वेश्चन आए तो कोई भी मंथली मैगजीन या कुछ आप नोट्स कर लो, 4-5 ही उसके में से सॉल्व हो पाए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट सो ग्रेट आइदर फॉर द स्टूडेंट और फॉर द टीचर टू एंगेज इन सच थिंग। उससे पेज व्यू कमा सकते हैं पर स्टूडेंट का हित है नहीं। तो थैंक यू फॉर योर विशेष, पर ये काम अभी मेरे लिए करना मुश्किल है। सलीम, अक्वायरिंग कैपिटल बैंक क्या शेयर या बॉन्ड या दोनों से? देखिए अगर आप पहुंचेंगे, मैं मान के चलो अभी आप ये वाला पढ़ रहे हैं तो पिलर 1B1 में होंगे, फिर आप जब पढ़ेंगे पिलर 1B2 और उसमें बासेल नॉर्म्स देखना, तो उसमें ऐसा होता है, देखिए इसने शेयर भी इशू करने और कुछ बॉन्ड्स भी इशू करने पड़ते हैं, और बॉन्ड के अंदर भी खास जात के वो बॉन्ड इशू करता है 81 बॉन्ड्स। क्यों? ऐसा सब नियम है। तो हाँ, शेयर भी इशू करेगा, बॉन्ड भी इशू करेगा। दिव्यांशु, कुछ वर्जीनिया फ्लू को टोबैको है कि नहीं? मेरा आपको ये प्रश्न है भाई कि पीवाईक्यू देख के आपको क्या लगता है कि वो इतना बारीक उसमें जाएगा? जहाँ तक अपनी एमएसपी की बात है, वो बड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी, उसको क्या कहते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, चिरौंजी, आंवला वगैरह, महुआ के कुछ चीज़ों पर वो अनाउंस करता है। अब उसकी वो 25-30 चीज़ है, उसका लिस्ट हम करने बैठे, दैट इज़ नॉट गिविंग ऑप्टिमल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और कुछ कहने नहीं, एमएसपी का पूछा, इसका पूछ सकते हैं भाई। द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड वर्सेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज सच दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट ग्रेट। बाउंड्री खुद से बनाओ कि भाई इतना, ये अपना इंडिया का मैप है, मैं तैयार करूँ, मेरे को पाकिस्तान जाके एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड नहीं बनना है, अदरवाइज सिलेबस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। देवांशु, क्या आरबीआई ये करता है पेमेंट सेटलमेंट या बैंकिंग रेगुलेशन? देखिए सिंपल है, अगर डिजिटल पेमेंट या ये जो पेटीएम, अमेजोन पे टाइप की चीज़ें हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड टाइप की चीज़ें, यूपीआई भीम टाइप की चीज़ें, देन यूजुअली द आंसर इज पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। जहाँ तक बैंकों को खुद से रेगुलेट करने की बात है, इन टर्म्स ऑफ जो भी हो उसका लाइसेंसिंग, ब्रांच ओपनिंग, लोन के देने के ऊपर कुछ कर रहा है, कुछ बातें नहीं मान रहा है, तो फिर उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होगा। अदरवाइज नीड नॉट वरी सो मच अबाउट दिस। देखिए पीवाईक्यू को देख के काम करना चाहिए। मॉक टेस्ट वाले तो क्या करते हैं, खुरेज खुरेज के जबरदस्ती के एमसीक्यू बनाते रहते हैं। तो वो तो अब उसको टारगेट दिया उसके बॉस ने कि भाई 25 क्वेश्चन बनाओ तुम आरबीआई के, तो जरूरत हो कि नहीं वो मारपीट के, वो तो हर एक के 10 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएगा। दैट डज नॉट मीन वी शुड लूज स्लीप ओवर इट। नूफान, हाई फूड इन्फ्लेशन होगा तो वो खरीदेगा और गवर्नमेंट प्राइस टेबल उसको लोन देगी, तो मनी सप्लाई तो बढ़ गया ना, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए वो वही बात है भाई, फोटो फ्रेम के अंदर है कि आप टिक करो, वरना तो सोचो कि नाफेड ने वो किसान को दिया पैसा, उससे जाके किसान अब नया मैं तो बंगला खरीद लेता हूँ, तो रियल एस्टेट के अंदर चीज़ें महंगी हो जाएंगी, मकान महंगे हो जाएंगे। तो ए लीड्स टू बी लीड्स टू जेड करने गए तो कोई एमसीक्यू टिक हो नहीं सकता। तो एमसीक्यू में क्या पूछा है उस हिसाब से उतनी फोटो फ्रेम में ही टिक करना चाहिए, वरना तो ए बी जेड वो तो चलते ही रहेगा। सलीम, जीएसटी डिसाइड पर कोई भी टैक्स लगाने से पहले पाल, हाँ तो उसके अंदर ऐसा है, देखिए जीएसटी काउंसिल मान लीजिए ऐसा बोल दे कि सपोज कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 18% आईजीएसटी लगता है, तो उसके दो भाग होते हैं, हम जानते हैं कि 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा। तो जीएसटी काउंसिल ऐसा बोलेगा, फिर आप कहेंगे ये वाली चीज़ अभी लागू करनी है तो क्या, तो उसके वास्ते फिर पार्लियामेंट के अंदर जो होता है कि वो लोग सीजीएसटी एक्ट को अमेंड करें, और एसजीएसटी तो वो स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली उसके अंदर वो चीज़ों को अमेंड करे, उस हिसाब से वो चले। बट वट एवर इज सेड बाई जीएसटी काउंसिल उसी हिसाब से वो लोग वहाँ पर कानून बनाएंगे, तो अपने आप उनका काम चलता रहे। असेंबलिंग को मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे कि नहीं? सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हाँ कहेंगे। अब उसकी पेडेंट्री में जाए कि कोई वाली चीज़ के अंदर ये बोल के उसका टैक्स का रेमिशन मिलेगा कि नहीं, उतना चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरी अपने लिए काम की है नहीं। सो यस, असेंबल इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग। कब सा हैंड आउट में बॉल बाय बॉल कॉमेडी पढ़ना है या स्पेसिफिक टॉपिक? देखिए वो तो आप जहाँ जहाँ ऐसा सीन बन रहा हो तो मैंने ऊपर ही लिख दिया होता है कि ये वाली चीज़ आपको तैयार करनी है कि नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल
पान कार्ड वर्सेस जीएसटी नंबर का डिफरेंस कितना तैयार करना, तो मैंने ऊपर ही लिखा है कि अगर आप वो स्टेट कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर या ऐसी कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड डू इट, अदरवाइज नॉट। और जो अपना हैंड आउट है ज़्यादातर बॉल बाय बॉल कमेंट्री तो है ही नहीं, अब सब कॉम्प्रेसिव हो चुका है। और अगर दिया भी हो तो उसका कोई कारण दिया होता है, वो आप वीडियो में सुनना क्या है। तो हैंड आउट तो पूरा ही पढ़ना है भाई। अब इसके अंदर भी आप कहो कि वाटर टैंक है, इसमें से निकाल के मेरे को टेस्ट ट्यूब जितना ही दो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो भाई जो पिरामिड है सक्सेस का, उसके अंदर बाकी तो लोग पढ़ रहे हैं ना, ये भी और इससे भी अलावा और चीज़ें, तो ये शॉर्टकट्स विल नॉट हेल्प। प्रांजल PCB 9 कंप्लीट किया, तो PCB 7, हाँ तो Win23 करना और कुछ करने की। सी PCB 7 और PCB 9 में मेन डिफरेंस क्या है? प्रीलिम्स और मेंस, राइट। इसमें प्रीलिम का भी माल है, मेंस का भी माल है। PCB 9 में सिर्फ प्रीलिम का माल है, मेंस का माल नहीं, इसलिए वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ये एक बात। हालांकि इधर जो नए अपडेट्स आए होंगे, लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे, उसको ऐड करने के लिए अपनी Win23 सीरीज चले, तब इसको देखो और इसको देखो, दैट विल हेल्प यू। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ ये वाले देखने से, पर सपोज आपने PCB 7 से काफ़ी रिवाइज किया हो, सब हाईलाइट करके बैठे हो, तो फिर उसी को जारी रखो। हावे और आपकी इच्छा हो जानी मेरे को ये नया देखना है, तो फिर आप इसको छोड़ दो और ये PCB 9 वाले को ही देख लो, अगर प्रीलिम ओनली टारगेट करना है। तो PCB 9 देखा तो Win23 देखने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसा है कि ये iPhone 14 है, ये iPhone 13 है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने के लिए Win23 बनाया है। सब्सक्रिप्शन तो ख़त्म हो रहा है May 15 को, हाँ तो विद गॉड विलिंग उससे पहले तो PCB 9 का सब खत्म हो ही जाना है। सौरभ, मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स आर गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 इन 10 मिनट्स, और मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। देखिए वो बात ऐसी है, जो ओल्ड बैच स्टूडेंट है वो लोग वापस से रिवीजन के वास्ते उसके टेस्ट देते रहते। अपना ये जो अन अकेडमी, इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स, तो हम किसी को रोक नहीं सकते कि नहीं तुमने तो तुम वापस मत बैठो, बिकॉज दे दिस इज़ द मॉडल नेटफ्लिक्स टाइप का, बार बार आप शो देख सकते। तो वो क्या कर रहे हैं और उसको क्या, डू नॉट वरी अबाउट दैट। आप खुद पर ये रखो कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, कि जो भी क्वेश्चन है, सपोज 60 क्वेश्चन है तो कम से कम 45-50 तो मैं उसमें करने की अपना कोशिश करूं। मैंने हमेशा ओल्ड बैच स्टूडेंट को बोला है कि आप बुधवार को उस टाइम पे मत दो, पर अगेन द प्रोडक्ट फीचर इज सच दैट वो तो दे भी सकते हैं, तो वो चलते रहता है। डू नॉट वरी अबाउट दैट। आपको देखना ये है कि आपने जो पढ़ाई की और फिर जो हैंड आउट से प्रश्न आ रहे हैं तो वो सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, तो वो सब की में बहुत चिंता आप मत करें। अब दे आर स्पॉइलिंग द टैलेंट बाय टेकिंग योर लेग। देख, आप ज़्यादा भावुक हो गए। मैं ये 4 साल से उन सब बच्चों को भी बोल रहा हूँ, अब जो है वो है, नीड नॉट वरी। आप अपना बारे में अपने टेस्ट स्कोर को इम्प्रूव करो, वो सब की चिंता आप मत करो। अन अकेडमी 2.0 कब से? देखिए, जहाँ तक इकोनॉमी की बात है तो अपने हैंड आउट अभी चल रहे हैं, जिसके अंदर प्रीलिम का माल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जून महीने से अपनी मेंस का कोर्स चालू होगा, तो उसमें मेंस का माल खत्म हो जाएगा। तो ये आप देखो तो आपका कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ हो ही रही है। बाकी उसके बियॉन्ड आपको नोट्स 2.0 पढ़ने नहीं पढ़ने, दैट इज़ एज फार एज इकोनॉमी सब्जेक्ट इज कंसर्न, अपने जो चीज़ है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली उस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं अपने हैंड आउट में। आप कहें हाँ तो फिर तो नोट्स 2.0 क्यों है? देखिए, कोई भी बड़ा कोचिंग क्लास हो, चाहे बाजीराम हो या कुछ, हमेशा कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी अलग से नोट्स बनवाता है, ताकि जो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर भी अपने अलग से नोट्स करवाता है बच्चों को। पर वो टीचर अगर चला जाए बीच में नौकरी छोड़ के, तो फिर बच्चे शिकायत करें हमारा तो कोर्स भी रह गया और हमारे पास स्टडी मटेरियल भी नहीं है। सो इट इज़ फॉर दैट पर्पस। हावेवर यू विल ऑलवेज फाइंड कि जो टीचर अपने नोट्स और पावर पॉइंट, दैट इज ऑलवेज कॉम्प्रिहेंसिव कंपेयर टू द थिंग्स क्रिएटेड बाय द इंस्टीट्यूट। आई एम नॉट प्रिवेंटिंग यू, पर ये चल रहा है अपना, तो मैं तो अपने हैंडआउट के बारे में बोलूँगा कि अच्छे उसको आप यूज़ करो। आपको नोट 2.0 भी आप देख सकते हैं टू इम्प्रूव योर सेल्फ, नो प्रोहिबिशन ऑन दैट। दिव्यांशु, करंट अफेयर्स फॉर 2024, हाँ तो रोज़ पढ़ो कोई एक हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और मंथली अपना आर्टिकुलेट मैगजीन आता है उसको देखो, वो आप करें। अब हिंदू पढ़ो कि इंडियन एक्सप्रेस, मेरा पर्सनल ओपिनियन है इंडियन एक्सप्रेस देखो। द हिंदू के मुकाबले एक तो आसान भाषा, एग्जाम ओरिएंटेड कवरेज वगैरह में मुझे वो सही लगता है। इनसाइट या दूसरा डेली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, उतनी मजदूरी की ज़रूरत नहीं, आप डेली न्यूज़पेपर खुद से पढ़ो, और बाकी तो मंथली जो आ रहा है मैगजीन आर्टिकुलेट उसको देखो, इट विल हेल्प यू। करंट अफेयर्स की नोट्स बनाओ कि नहीं, अगर आपको लगता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, या फिर कि एथिक्स के पेपर के लिए, या फिर कि निबंध के लिए मुझे कुछ अच्छा यूनिक माल मिल रहा है तो ही बनाओ।
बाकी मत बनाओ। अब जैसे सिंपल सी कोई चीज़ आई हो कि सरकार ने कोई रेपो रेट, मतलब सरकार ने, आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया, ज़्यादा किया, तो यू कैन बी अश्योर्ड कि वो तो नोट्स जो मंथली मैगजीन है उसमें भी आएगा, मेरे वो सब लेक्चर वगैरह में भी चलते रहेगा। सेम को से एनवायरनमेंट में मान लीजिए कोई नया वाइल्ड लाइफ पार्क सेंचुरी बना है, तो वो तो आना ही वाला है ना मंथली मैगजीन में, तो हाथ से वो एक्स्ट्रा वो लिख लिख के आप थक जाएंगे, क्योंकि आपको और भी सब जीएस मेंस प्रीलिम्स एथिक्स ऑप्शनल बहुत सब कुछ पढ़ना है। तो नोट्स ऐसी चीज़ के बनाओ जहाँ पर कि वो आपको पता है मंथली मैगजीन में नहीं आने वाला है, उस चीज़ का नोट्स बनाओ। ये यहाँ तक हम पहुँचे तो टाइम स्टैम्प में लिख दूँ 20 minutes एंड वी आर एट क्वेश्चन 29। हाँ, नेशनल हाउसिंग बैंक दिस दैट यू हैव रिटर्न रेगुलेशन। देखिए मुझे लगता है आपने वो हैंड आउट व्हाट्सएप की तरह ऊपर ऊपर से पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा। डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स। एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है नेशनल हाउसिंग बैंक, बराबर। अब दो बात है, क्या आरबीआई उसको रेगुलेट करता है, एक बात है। दूसरा कि क्या आरबीआई उसका ओनर है, मतलब सीधी शेयर होल्डिंग उसके पास, दिस इज वन थिंग। दूसरा, नेशनल, उसके नीचे होते हैं हाउसिंग लोन वाली एनबीएफसी कंपनीज, जैसे होता है वो डीएचएफएल वगैरह, बराबर। तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई करेगा कि नेशनल हाउसिंग बैंक करेगा। तो अगर आप वीडियो लेक्चर आराम से देखो, उसके अंदर बेस्ट स्लाइड के साथ वो बताया गया है आपको कि आरबीआई अब नेशनल हाउसिंग बैंक का ओनर नहीं है। हालांकि आरबीआई एनएचबी को रेगुलेट तो करेगा क्योंकि वो एक आईफाई है, पहली बात। दूसरा, ये जो होम लोन कंपनी है जैसे डीएचएफएल वगैरह, तो उसको पहले एनएचबी रेगुलेट करता, वो बंद अब कौन करेगा, आरबीआई। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। अभिषेक, क्या ऑल टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट टेकन बाय काउंटेड इन एफआरबीएम फिजिकल डेफिसिट और नॉट। देखिए जहाँ तक बात है वेज एंड मीन्स एडवांसेस की, दे आर नॉट काउंटेड। बाकी जो होंगे ट्रेजरी बिल वगैरह प्रोबेबली दे आर काउंटेड। फिर नीतीश, टेस्ट सीरीज लगाता हूँ संडे Here's what I found. को। मेरे मार्क्स कुछ महीने पहले तक 54 आए, फिर 47 और आजकल 28 ही है। मुझे कुछ समझ नहीं क्या टेस्ट सीरीज में मैंने तो पढ़ा है भी गलत हो रहा है सबसे, जो याद नहीं है, जब भूल जाता हूँ। अब बचे हुए दिन सारे कंटेंट को, या फिर देखिए जहाँ तक मॉक टेस्ट की बात है, देर आर मेनी थिंग्स इनसाइड दैट, कि सपोज जो आपने पढ़ा था उसी टॉपिक में से पूछा गया कि नहीं, पहली बात। दूसरा, जो पूछा जा रहा है वो यूपीएससी के पैरेलल है कि नहीं, या फिर ऐसे ही कुछ भी उठा के एमसीक्यू बनाया जा रहा है, राइट। टू थिंग्स आर देयर। तो पहला, अगर आपने पढ़ा है फिर भी आपका स्कोर नहीं आ रहा है, तो आपको रिवीजन और निकालना चाहिए कि गलती किधर हो रही है मेरे समझने में। मैं ये जो पूरा प्रश्न है उसको व्हाट्सएप की तरह ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ या आराम से पढ़ रहा हूँ हर एक वर्ड को, कि क्या वो यस नो दिस दैट पूछ रहा है, पहले वो देखो। जितनी आपकी टेस्ट खराब गई, चलिए ये करिए कि ये जो आपका टेस्ट आप बोल रहे हैं कि आपको 28 मार्क किया है मान लीजिए 50 में से, हाँ, तो उसका एनालिसिस करो पहले। क्या वो क्वेश्चन रेलेवेंट था एग्जाम के लिए, पुराने यूपीएससी पेपर देख के आपको लगता है वो ऐसा पूछेगा या ऐसे कुछ हवा में बना। अगर नहीं रेलेवेंट था तो उसको छोड़ो, उसका सही गलत हुआ कोई चिंता है नहीं। दूसरा, आपने जो क्या पढ़ के आए थे, पढ़ के आए थे और फिर गलत हुआ, तो फिर आप देखो क्यों गलती हुई, क्या है ऐसा। नहीं पढ़ के आए थे तो पहले तो वो सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने चाहिए, राइट। तीसरा, क्या हो गई सिली मिस्टेक हो गई कि डायरेक्टली वो ट्रू फॉल्स पूछा था और आप कुछ और कर रहे हैं। जैसे वो कुछ था कि ये वाली सिचुएशन में आरबीआई ने क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ प्रश्न था, राइट। तो वो आप समझते हैं ठीक है, लेकिन वो टिक गलत करते हैं। सो व्हाट सिली मिस्टेक इज बीइंग मेड, पहले वो देखो। जहाँ तक बात है इकोनॉमी की, अब तो आप करो कि जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, अपनी जो वीकली टेस्ट चले उसको देखो, पुराने जो पीवाई की वो तो हैंड आउट में ही है। सो दैट इज़ डन। बियॉन्ड जाके अभी मैं और ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट देने बैठूंगा तो उससे बेहतर होगा कि आप रिवीजन करो बाकी सारे सब्जेक्ट के। जितने फैक्ट्स ज़्यादा गैदर करोगे उससे आपको एलिमिनेशन में सुविधा होगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं तो टेस्ट ही दूंगा ना तो अपने आप फैक्ट्स गैदर हो जाएंगे। भाई वो तो रैंडमली आप किधर भी गोलियां मार रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो वाली गोली जो लगी थी उसमें से क्वेश्चन आए, ऐसा तो है नहीं। उससे बेहतर कि जो गेहूं है अपने पास उसका अपने को चक्की में आटा पहले पीसना है, वो दैट इज पढ़ाई करके उसको रिवाइज करना है। कीर्ति,
फार्मर कैन सेल हिज क्रॉप एपीएमसी में कर सकता है, इनाम में कर सकता है, ग्राम में कर सकता है, एफसीआई में कर सकता है। हाँ, ये सब चार चीज़ में वो कर सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी में ही करना है। आदित्य, थर्ड ईयर फाइनल, हार्डली वन अगेन टू अगेन फॉर प्रीलिम्स। पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, एंशियंट मीडियल आर्ट कल्चर। अब मैं क्या करूँ? हाउ टू रिवाइज इन लास्ट 1 वीक। देखिए, अब इसके अंदर तो अज्यूमिंग कि जो ट्रेंड लास्ट ईयर था सेम टू सेम कंटिन्यू रहे, ऐसा मान के चले, तो क्या करना चाहिए? तो आपने, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, अलग भी चेंज हो सकता है, ट्रेंड बदल भी सकता है। अगर मेरा खुद का ये मानना है कि आर्ट कल्चर में आप चाहे जितना पढ़ लो, कुछ वो हिट एंड मिस टाइप की चीज़ है। सपोज आई टेल यू कि महंगाई से लड़ना है, रेपो रेट इंक्रीज करो, बराबर। तो अब चाहे जितने एमसीक्यू पूछे अलग अलग वेरिएंट्स में, तो आपको पता है उसका क्या करना है। बट इन केस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, सपोज देर इज़ अ 500 पेज बुक, और हर पेज के अंदर 25-25 फैक्ट दिए हों, या 10-10 फैक्ट दिए, तो भी 5,000 फैक्ट यूनिक आपको याद रखने हैं, जबकि इकोनॉमी में 5,000 यूनिक फैक्ट्स शायद नहीं होंगे। तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि आप कितना पढ़ोगे, कितना याद रखोगे और क्या पूछा जाएगा, तो वो मुझे मुश्किल लगता है। सेम गोज़ फॉर दिस मिडाइवल इंडिया। तो अब आखिरी समय में जब अपने पास कुछ बचा ही नहीं टाइम, तो आपको चीज़ों को छोड़ना ज़्यादा है, पकड़ना कम है। तो ये सब मिडाइवल आर्ट कल्चर वगैरह, उसको थोड़ा छोड़ने की चाहिए, क्योंकि पकड़ भी लोगे तो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है नहीं। एनवायरनमेंट के अंदर जो लास्ट 2 ईयर के अंदर मेगा इवेंट्स या चीज़ें हुई, उसको देखा जाए, बाकी उसमें भी रैंडम तो बहुत कुछ है, उसका कोई अंत नहीं। इकोनॉमी, हाँ, जो हमने पढ़ा उसको आप रिवाइज करो, पॉलिटी को रिवाइज करो, राइट। सो लाइक दैट व्हाट यू डू इज, आई सजेस्ट यू कि आप, ये ऐसी चीज़ है कि इसका ज्ञान मैं 5 मिनट आपको बोल के बताऊं तो भी उसकी अहमियत आपको समझ नहीं आएगी, जब तक कि आप खुद से एक एक्सेल फाइल बनाओ पिछले 3 पेपर की, लास्ट 3 ईयर्स के आप बनाओ, 1 2 3 4 करके 100 क्वेश्चन, और बाजू में करो एक्सेल के अंदर ये कौन सा सब्जेक्ट है, मेरे को आता है नहीं आता है, या मैं उसका पढ़ के जाता तो भी फायदा होता कि नहीं। सो ऑटोमेटिकली यू विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी मेहनत लगाने के बियॉन्ड जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। इन माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे आर्ट कल्चर के अंदर मज़ा दिखता ही नहीं, जितना रट के जाना पड़े और उसके बाद जो पूछा जाए। सो देन आफ्टर द सच एनालिसिस आई मे कम टू कंक्लूजन कि भाई मेरे को कॉलेज की एग्ज़ाम भी देनी है और एक हफ्ते बाद ये भी करना है, तो आई विल सिंपली छोड़ो उसको, बाकी सब करते हैं। तो दैट इज़ हाउ आई वुड प्रोसीड विद दिस। पर ये आप खुद से एनालाइज करो तो आपको उसकी अहमियत और वो क्लैरिटी आएगी। ये वीडियो के अंदर हवा में बोलने से मुझे क्लैरिटी, पर आपको वो पहुंच नहीं पाएगी। आनंद, इकोनॉमी नोट्स रीडिंग्स 1.5-2 घंटे में 15-20 पेज डेली, अटेंडिंग ज्योग्राफी बी एग्जाम मिले एंड ऑफ द मे। पर आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट भाई 2025 में, तो अभी से क्या इतना स्ट्रेस लेना है? वाले वाले आप ख़त्म करो चीज़ों को। वेनसडे की टेस्ट के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप खुद को एक सेल्फ गोल दे दो कि ठीक है, मैं 2 वीक के लैग से या 2 वीक के बफर के बाद वो टेस्ट दूंगा। एंड लाइक दैट यू मैनेज द थिंग्स। दिन के अंदर आप टारगेट रखो कि सपोज 4-5 घंटे से ज़्यादा वीडियो मेरे को नहीं देखने, अदरवाइज वो सब में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, पढ़ाई कम होती। तो ये एक चीज़ हुई। दूसरा, अगर 2025 में आप देने वाले हैं, तो मैं ये भी कहूँगा कॉलेज एग्ज़ाम को नेगलेक्ट मत करो, उसमें भी 60% अपने आए ऐसी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो भी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं, आरबीआई, यूजीसी नेट वगैरह, उसमें वो कॉलेज का स्कोर भी अहमियत रखता है। सेकंड, 2025 तो काफ़ी दूर है, तो उससे पहले आपको ये एनएसएस, एनसीसी, कॉलेज फेस्टिवल वगैरह में भी कुछ पार्टिसिपेट करके एक आध कोई सर्टिफिकेट लेना हो, तो वो भी चीज़ आप सोच सकते हैं। तो अपने बायोडेटा में उन चीज़ों से मदद मिले, आगे बढ़ के। ऐसा नहीं कि ये सब नहीं होगा तो अपनी सिलेक्शन नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपके पास मौका है तो दो चीज़ ऐड करने में अपना ही फ़ायदा है, तो उन चीज़ों पर भी आप गौर करें। मिखाइल हसन, सोशलिज्म एंड मेंशन मिक्स्ड इकोनॉमी, तो डिफरेंट क्या? देखिए, बात ऐसी है कि जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया, तो वो जो स्टेटिस्टिशियन था पीसी मालानोबिस, उसने क्या कहा कि नहीं, ये यूएसएसआर का मॉडल बहुत ज़ोरदार है। और वहाँ आप जानते हैं कि रशिया में सोशलिज्म था, वो सोवियत संघ, यूएसएसआर की हम बात करें, तो उनसे प्रभावित होकर ये क्या करने लगे कि सभी वो सब नेशनलाइजेशन करेंगे, ऑयल गैस इंडस्ट्री, एरोप्लेन इंडस्ट्री,
बैंकिंग इंडस्ट्री वगैरह, और फिर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ही अपने देश का ग्रोथ आएगा, ऐसी सब जो बातें करने लगे तो हम कहें कि उनका सोशलिज्म की तरफ रुख ज़्यादा था। अगर हम ऐसा कहें कि 90% वो सोशलिज्म की तरफ थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स जो प्राइम मिनिस्टर राव ने लिए 90s में, उसके बाद उन्होंने ये सब चीज़ों को कम कर दिया कि अब नेशनलाइज नहीं करेंगे, सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे वगैरह। तो और जो भी चीज़ें उनके प्राइजेस मार्केट डिसाइड करे, एफडीआई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेंगे। तो अब जो होने लगा वो क्या है कि आप ऐसा कहो कि कैपिटलिज्म की तरफ वो सपोज 70% झुक गए और सोशलिज्म से इस तरफ आने लगे। सो नाउ वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। सो इन रियलिटी इट इज़ नॉट लाइक ब्लैक एंड वाइट की सोशलिज्म है या कैपिटलिज्म है, ऑलवेज एक तरफ सोशलिज्म एक तरफ कैपिटलिज्म। समझो कि नेहरू के ज़माने में हम लोग इधर थे, अब ऐसा हो सकता है अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लोग इस तरफ हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो यहाँ से यहाँ वो चलते रहता है, तो बीच में जिधर भी है तो हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। हालांकि ये कहना सही होगा कि नेहरू के ज़माने में सोशलिज्म की तरफ अपना लीनिंग, अपना झुकाव ज़्यादा था। यश, हैंडआउट 2 दिन पहले आप अपलोड करो, आपकी बात सही है। अब अगर आप संडे का वीडियो देखो, वहाँ पर मैंने बताया था तकलीफ ये हो रही है कि दिसंबर से अपनी पनौती चल रही। जो मंथली मैगजीन का काम मैंने हाथ पे लिया, हर महीने एक दो लोग या तो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी कंपनी में ज़्यादा सैलरी मिलती हो, या वो खुद से ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। दैट इज़ वन प्रॉब्लम। तो बैकलॉग उसका काफ़ी चलता है, अब उसको निपटाते रहूँ तो बाकी के 3 दिन, अपने 4 दिन लेक्चर हो, 3 दिन में दिखता नहीं, पर असल में बहुत सारा उसका काम कैनवा, मतलब वो सब इन्फोग्राफिक्स मीम्स वगैरह का कंटेंट एडिटिंग रिव्यूइंग वो चलता है एडिशनली। ये जो कोर्स है इसमें तकलीफ ये है, देखिए बजट तो एक दिन में निपटा दिया। इकोनॉमिक सर्वे इज़ लाइक 500 पेज डॉक्यूमेंट, उसके अंदर सारा काम का होता नहीं, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर करके जो मुझे बनाना होता है। आप हर एक जो पिलर देखते हैं दैट मीन्स उसके साथ जुड़ा 1 या 2 इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग पहुंचेंगे पिलर 4D में, दैट इज जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। तो उसके अंदर असल में 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। तो इसके जो भी इसके 30 पेज होंगे, इसके जो भी 20 पेज होंगे, तो ये 50 पेज अब पढ़ने को तो ये 5 घंटे में पढ़ के ख़त्म किया जाए, पर उसमें से एक्सट्रैक्ट करके एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स बनाना, तो समझो पूरा दिन उसी में चला जाता है, और पुराने कंटेंट को डिलीट करके एडिट करके वो उसमें ऐड करना होता है। तो आउट ऑफ ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऐसा ही होता है कि आखिरी मिनट तक काम चलते रहे, एडवांस में 2 दिन के बफर से तो निकालना मुश्किल ही हो जाता है। सो यस, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, पण बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल प्रोजेक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लास्ट मिनट तक चलते रहता है। खैर, पण उसके अंदर आप समझो ना कि थर्सडे को अपने 7 मान लीजिए PM को हैंड आउट अपलोड हुआ, नो प्रॉब्लम। दूसरे दिन अगर आपको प्रिंट आउट ही निकालनी है तो फ्राइडे तक तो आपके हाथ में आ ही जाएगा। और शुरुआती जो पार्ट होता है हर एक पिलर का, उस तो इंट्रोडक्टरी पावर पॉइंट के टाइप का ही होता है, तो वट एवर फ्यू आवर्स का ही उसमें सिचुएशन बन रही। सो दैट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। खैर, तो ये थे इस हफ्ते के क्वेश्चन। सी यू नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।